हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्किज्म? सो लेमार्किज्म एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है। लेमार्क बोल के एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बोला था कि हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूज और डिसयूज के मॉडल पे चलता है। मतलब जिस चीज़ का यूज ज़्यादा करेंगे वो चीज़ का इंक्रीजमेंट होगा, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंक्रीजमेंट होता है, उसका साइज जो होता है इंक्रीज होता है। और जिस चीज़ का यूज़ हम लोग करना बंद कर देंगे या फिर ना करेंगे तो वो साइज में धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, साइज इसका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन सा कंडीशन लेमार्क एक्सप्लेन किया था। सो जिराफ के बारे में, ठीक है, हाउ जिराफ गॉट देयर लॉन्ग नेक, हाउ ह्यूमंस लॉस्ट देयर टेल। ठीक है, जिराफ का नेक कैसे लंबा हुआ, ठीक है, और ह्यूमंस का टेल कैसे लॉस्ट हो गया। मतलब वो अभी ह्यूमंस में टेल नहीं है लेकिन पहले ह्यूमंस में भी टेल हुआ करता था। ह्यूमंस बाइपेडल कैसे हो गया, ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। ठीक है, यूज और डिसयूज के मॉडल में तीनों ही आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव लास्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? सो डीएनए और आरएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है। न्यूक्लियोटाइड इज अ हेटेरोसाइक्लिक बेस, सही है। न्यूक्लियोटाइड इज द सुगर मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्डेड टू, कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड इज अ सुगर मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू फॉस्फेट एंड हेटेरोसाइक्लिक बेस, नहीं सुगर मॉलिक्यूल नहीं है। न्यूक्लियोटाइड इज हेटेरोसाइक्लिक बेस बॉन्डेड टू फॉस्फेट ग्रुप। सो न्यूक्लियोटाइड जो है हेटेरोसाइक्लिक तो है, ये ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट था, बट ये ज़्यादा प्रॉपर आंसर है जिसमें बताया है कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये बॉन्डेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ मेंडल इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है ये मेंडल का जो थ्री लॉज होता है ना उनमें से एक का नाम है, ठीक है, एक का अलग नाम है। सो मेंडल का तीन लॉज था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उनमें से किसका अदर नेम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। सो लॉ मेंडल्स का तीन लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उनमें से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स? सो जेनेटिक्स टर्म को कॉइन करने वाला कौन था, ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक टर्म्स का यूज कौन किया था, जेनेटिक्स टर्म का यूज किसने किया था, ठीक है। तो बेटसन, विलियम बेटसन ने किया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स ऐसा ऑर्गन जो पहले कभी पास्ट में हिस्ट्री में कभी उसका यूज़ होता था, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट यूज़ था, बट अभी कोई सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है, अभी कोई मतलब खास यूज़ नहीं है उसका। तो बॉडी में ऐसा कौन-सा, ह्यूमन का बॉडी में ऐसा कौन-सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? वेस्टिजियल मीन्स बता दिया मैंने कि ऐसा ऑर्गन जिसका खास यूज़ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रहने से भी हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है, सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है, ठीक है। तो बॉडी में एटलास बोल के जो एक बोन है उसका यूज़ है, ठीक है, वो नेक के अराउंड एक बोन होता है तो उसका यूज़ है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये नेक रोटेशन वगैरह के लिए, ठीक है, अपने स्कल को मेंटेन करने के लिए। सॉफ्ट पैलेट भी बोनी स्ट्रक्चर है जिसका भी यूज़ है, बट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोल के एक फेमस बुक है, ठीक है, इसको किसने लिखा था? तो लिनियस ने लिखा था, लेमार्क ने, या वेलेस ने, या फिर डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को लिखा था, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ बुक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशंस आर जनरली, ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस वेरिएशंस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट वेरिएशंस, ऑल ऑफ द अबव। सो म्यूटेशंस जो होता है ये वेरिएशन
सडन चेंज होता है, सडन चेंज मतलब डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सडन इरिवर्सिबल चेंज दैट टेक्स, तो ये क्या है, म्यूटेशन। अभी मैंने बताया कि म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज होता है। म्यूटेशन इज द सडन इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, इसमें रिवर्सिबल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इरिवर्सिबल चेंज जो कि सडन होगा, अचानक से होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, उसे म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ओरिजिन। तो होमोलोगस ओरिजिन क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट। सो होमोलोगस मीन्स स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। तो ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे, विंग्स ऑफ पिजन एंड मॉस्किटो। तो विंग्स ऑफ पिजन और मॉस्किटो जो है, ये दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, दोनों फ्लाई करता है, ठीक है। दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना। तो ये हेट्रोलोगस, ठीक है, हेट्रोलोगस क्या हो गया, ओरिजिन हो गया इसका, होमोलोगस नहीं हुआ। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ पिजन एंड हाउस फ्लाई, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, तो ये भी हेट्रोलोगस हुआ। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ पिजन एंड आर्म्स ऑफ मैन। देखो इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट, सॉरी, इसमें स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। आर्म्स ऑफ मैन से कोई उड़ने का काम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन विंग्स ऑफ पिजन से क्या होगा, फ्लाई करने का काम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस ओरिजिन होता है। ये वाला क्यों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, सुनो। विंग्स ऑफ बैट, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, तीनों फ्लाई करने के लिए यूज होता है, तो ये हेट्रोलोगस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स किसका स्टडी करता है, इनहेरिटेंस का करता है, राइट। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस का करता है। इवोल्यूशन का स्टडी अलग है, ठीक है, इवोल्यूशन का स्टडी एक अलग ब्रांच हो जाता है बायोलॉजी का, हिस्ट्री अलग है। सेल का स्ट्रक्चर को का स्टडी क्या क्या करता है, साइटोलॉजी बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जेनेटिक्स किसका स्टडी है, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस का, ठीक है, जो वंशों का स्टडी होता है, ठीक है, जीन्स का स्टडी होता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में जीन्स होता तो वो भी आंसर होता, करेक्ट आंसर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डायहाइब्रिड क्रॉस। सो डायहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब है टू कैरेक्टर वाला क्रॉस, ठीक है, दो कैरेक्टर्स होगा इसमें। फॉर एग्जांपल राउंड, राउंड शेप हो गया, और कलर में एक ले सकता है, सपोज येलो कलर हो गया या ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो राउंड कलर एंड येलो, सॉरी, राउंड शेप एंड येलो कलर क्रॉस विथ रिंकल शेप एंड येलो कलर, ठीक है। येलो अगर ले रहा है तो इधर ग्रीन, उस तरह से। तो अगर दो अलग-अलग कैरेक्टर का क्रॉसिंग हम लोग सेम टाइम पे करते हैं तो उसको क्या बोलता है, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलता है, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्रॉस करने से पनेट स्क्वायर बना कर जब क्रॉस करता है, उसमें एक फिनोटाइपिक रेशियो आता है, ठीक है। पूरा क्रॉस करके अगर देखें तो एक रेशियो आता है जो कि होता है 9:3:3:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस आर आइडेंटिफाइड टू बी द अर्लीस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पहला हो सकता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है कि लाइफ का सबसे पहला मतलब, या फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स था, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दिया हुआ है बट फिर भी बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग चेन को, कनेक्टिंग लिंक को क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है आर्केप्टेरिक्स, ठीक है, आर्केप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी का मीन्स होता है, मीनिंग क्या होता है, पैलियोंटोलॉजी मीन्स कोई भी अ, अगर हम लोग किसी का भी पता लगाना चाहता है कि कितना पुराना है, कब का है ये, ठीक है, कोई भी फॉसिल्स है तो कब का है वो पता लगाना चाहता है तब उसका यूज होता है। तो फॉसिल्स का पता लगाने को क्या होता है, पैलियोंटोलॉजी बोलता है, या उसका स्टडी को बोलता है, फॉसिल्स का स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलता है बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना पड़ेगा। प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में इनडायरेक्ट एविडेंस देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, इन इट डजंट हेल्प अस टू कंपेयर द पास्ट, ऐसा भी नहीं, इट हेल्प्स, ठीक है, इट डजंट हेल्प लिखा हुआ है ना, इट हेल्प्स अस टू नो द एग्जैक्ट पीरियड, हाँ ये एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को किसी भी चीज़ का, किसी भी
स्पीसीज़ का एग्ज़ैक्ट पीरियड बताने में, ठीक है? सपोज़ हम लोग को डायनासोर का कोई स्केलेटन मिल गया, ठीक है? तो उसका उस किस पीरियड में वो हुआ था, किस टाइम बीइंग में वो हुआ था, तो उसको पता लगाने के लिए पैलियोंटोलॉजी हेल्प करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? सो इनमें से कौन-सा नेचुरल सिलेक्शन के लिए ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा, नेचुरल सिलेक्शन, ओके? नेचुरल सिलेक्शन के लिए कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता था? नेचुरल सिलेक्शन मीन्स ऑर्गेनिज़म्स को अपने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में बेस्ट करना पड़ता था। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑर्गेनिज़्म है, वो अगर अपने नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं करेगा अपने आप को, तो वो एनवायरनमेंट में रह नहीं पाएगा, ठीक है? वो अपने इस अर्थ पे रह नहीं पाएगा। कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट करते रहेगा, अडॉप्ट करते रहेगा, तब वो ज़्यादा दिन तक वो स्पेसिस रह पाएगा, ठीक है? तो ये नेचुरल सिलेक्शन था, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बनना पड़ता है, ठीक है? अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो फिटेस्ट होना पड़ेगा। फिटेस्ट कहने का मतलब है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे फिटेस्ट का मतलब ये है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहने का मतलब है तभी ज़्यादा दिन तक स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाएगा। स्पीशीज़ कहने का मतलब ह्यूमन का एक्जिस्टेंस तब तक रहेगा जब तक ह्यूमन यहाँ के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा अडॉप्ट ना करने लग जाए। ह्यूमन का एक्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक्सटिंक्ट हो जाएगा ह्यूमन्स, अगर ह्यूमन्स क्या कर दे, अगर अपने आप को चेंज ना करे, अपने आप को इवॉल्व ना करे, ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेना ताकि नेचर सेलेक्ट कर पाए, ठीक है? ऑप्शंस क्या दिया है? ऑर्गेनिज्म्स विथ फेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर, सही बात है, ठीक है? जो भी फेवरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो नेचर सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है? जो भी फेवरेबल मतलब नेचर के अकॉर्डिंग जो फेवरेबल होगा, फेवरेबल उसको नेचर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ओके? नेक्स्ट में क्या बोला, अनफेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म्स विद फेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय मैन, मैन सेलेक्ट नहीं करता, नेचर सेलेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म्स विद फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय मैन, तो यहाँ पे दोनों में क्या लिखा है, सेलेक्टेड बाय मैन, ठीक है? तो सेलेक्टेड बाय मैन तो होगा नहीं, ठीक है? यहाँ पे सेलेक्टेड बाय मैन लिखा है, वो तो होगा नहीं क्योंकि नेचर सेलेक्ट करेगा, मैन कैसे सेलेक्ट कर सकता है? दूसरा बात, यहाँ पे क्या लिखा है, अनफेवरेबल लिखा है, इसलिए ये वाला कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से तुम लोग को एलिमिनेट करते हुए एमसीक्यूज को डील करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिजम्स विथ फेवरेबल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर, इज कॉल्ड नेचर सिलेक्शन, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु suggested the theory that organs which are not used may eventually lose their function and may even disappear? So मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, लमार्क जो साइंटिस्ट था ना, उन्होंने बोला था कि यूज एंड डिसयूज का मॉडल, कहने का मतलब है जिस जो ऑर्गेनिज्म अपने कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेन को सपोज यूज नहीं कर रहा है, ठीक है? उसका काफी जनरेशन यूज नहीं कर रहा है, सपोज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बहुत बहुत सालों से उस ऑर्गेन का यूज नहीं हो रहा है, उस ऑर्गेन का काम नहीं रहा रहा है, ठीक है? तो वो ऑर्गेन क्या होगा, धीरे धीरे अपना फंक्शन तो लूज कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम में वो फंक्शन यानी कि अपना काम चाह कर भी नहीं कर पाएगा। और दूसरा बात कि वो डिसेपियर भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग का ह्यूमन बींग का टेल, ये ह्यूमन बींग में टेल होता था, पूंछ होता था पहले, ठीक है? हजारों साल पहले पहले पूंछ हुआ करता था, बट धीरे धीरे डिसेपियर हो गया अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ठीक है? लेमार्क के अकॉर्डिंग डिसेपियर हो गया क्योंकि जो टेल था, जब ह्यूमन्स बाइपेडल जब क्वाड्रीपेडल हुआ करता था, तो पूंछ जो होता था बैलेंस करता था। हेड के अपोजिट साइड में पूंछ होता है, टेल होता है, तो वो उसको बैलेंस करता है बॉडी को। बट जैसे-जैसे ह्यूमन क्या हुआ, इरेक्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है? इरेक्ट होते-होते सर क्या हुआ, यानी कि हेड ऊपर आ गया, ठीक है? और जिसकी वजह से पूंछ का कोई काम रह नहीं गया। उस तरह से पूंछ का जब कोई काम नहीं रह गया, तो उसका यूज़ होना बंद हो गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन पूंछ का साइज़ छोटा होने होने लग गया और होते-होते और अभी क्या ह्यूमन्स में क्या होता है, ह्यूमन टेल बोन होता है, ओके? इसकी वजह से जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसने ये थ्योरी दिया था, ठीक है? किसने ये थ्योरी को सजेस्ट किया था? तो इस थ्योरी को लेमार्क ने सजेस्ट किया था। लेमार्किज्म इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच बुक डिड लेमार्क पब्लिश द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? तो इनमें से किस बुक में लेमार्क ने अपना वो पब्लिश किया था, ठीक है? तो ये बुक का नाम है, इसे आपको याद रखना है,
लेमार्क का जो बुक था जिसको और जिसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज नहीं किया था? ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लेमार्क ने भी दिया था। ठीक है, थ्योरी मतलब इवोल्यूशन का थ्योरी जो मैंने अभी बताया लेमार्क ने दिया। ओके, ह्यूगो डी व्रिस ने भी एक थ्योरी दिया था। ओके, एंड डार्विन ने भी दिया था। तो ये सब तीनों का तीनों क्या है ना, इवोल्यूशन से रिलेटेड। और यहाँ पर ग्रेगोर मेंडल जो है, ठीक है, ग्रेगोर मेंडल जो है, ग्रेगोर जोहान मेंडल जो था ना, उन्होंने कोई थ्योरी दिया नहीं था। उन्होंने ऐसा कोई थ्योरी नहीं दिया था। उसने उन्होंने क्या किया था, ग्रेगोर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा था, राइट। उन्होंने क्या किया था, वो पी प्लांट के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया कई सालों तक। उसके ऊपर अपना 3 लॉज दिया, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सब उन्होंने बताया था। ठीक है, और जीन्स को उन्होंने फैक्टर्स बोल के टर्म यूज किया था। ओके, और उन्होंने प्लांट हाइट, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर्स पोजीशन वगैरह वगैरह 7 कैरेक्टर्स में स्टडी किया था। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी करके उसका डोमिनेंट ट्रेट हो गया, रिसेसिव ट्रेट हो गया, उसके बारे में बात किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ने को मिलता है, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने को मिलता है। ओके, तो ये सब मेंडल के अंदर आता है। बट हम लोग को यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसने इवोल्यूशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है, अल्टीमेटली ये पूछना चाहता है कि इवोल्यूशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है। तो लेमार्क भी इवोल्यूशन से रिलेटेड हो गया, ह्यूगो डी व्रिस भी हो गया, और डार्विन भी हो गया। तो ग्रेगोर मेंडल जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, बट इवोल्यूशन से रिलेटेड उतना नहीं है। ठीक है, इन्होंने मतलब इवोल्यूशन का कोई लॉज या फिर थ्योरी नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉसिल ट्राइलोबाइट वाज ओरिजिनली, तो फॉसिल ट्राइलोबाइट बोल के मतलब फॉसिल मतलब क्या होता है, जो पुराना रिमेनिंग्स रहता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको फॉसिल बोलते हैं। तो ये जो ट्राइलोबाइट बोल के जो फॉसिल्स है, वो किसका है, इनमें से किसका रिमेनिंग्स है? ठीक है, तो एक इन्वर्टिब्रेट का है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इनमें से कौन सा है? ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल। मतलब देखो क्या होता है, जैसे जैसे नेचर अडाप्ट करते जाता है, तो धीरे धीरे चेंजेस होने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने थोड़ा पहले बताया, द फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या था अर्थ में, साइनोबैक्टीरिया था। वो काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म था, धीरे धीरे डेवलप होते 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 अभी ह्यूमन बीइंग इतना एडवांस्ड है। ठीक है, या फिर एडवांस एनिमल्स सब कितना है, जो वाइल्ड एनिमल्स होता है एडवांस एनिमल्स होता है। ठीक है, तो एक छोटा ऑर्गेनिज्म से लेकर ग्रेजुअल चेंजेस होते होते ऐसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होते होते अल्टीमेटली इतना एडवांस एनिमल सब पाया जाता है, राइट। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे उसको नेचर अडॉप्ट करते जाता है, वो कॉम्प्लेक्स चेंजेस में, सॉरी, ग्रेजुअल चेंजेस होते होते वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, एक ही एक कुछ 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में नहीं होता है, इसके लिए हजारों लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, द एक्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन जो होता है ना, ये एक तरह का थ्योरी है। ठीक है, इसे तो देखा जाए तो सभी थ्योरी है, बट ये स्पेशल क्रिएशन वाला मतलब जैसे गॉड गॉड का थ्योरी है। ठीक है, जैसे गॉड ने आया, गॉड आकर सारा लाइफ को एक ही पार्ट बना दिया, उस टाइप का थ्योरी सब जो होता है वो यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन में आता है। ठीक है, गॉड ने स्पेशल क्रिएट किया, तो उस टाइप का। ठीक है, तो ये भी थ्योरी काफी कंट्रोवर्शियल टाइप का है, बट यहाँ पे हम लोग को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी ये नहीं कहता है। ओके, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी जो है ये अलग बात कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम नॉन नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, तो नॉन लिविंग मैटर से स्टार्ट हुआ, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं कहता है, ये अलग एक थ्योरी होगा। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, बट आर्ट ऑफ राइटिंग जो है, आर्ट ऑफ राइटिंग वो कब इन्वेंट हुआ था, ऑलमोस्ट कितने अराउंड कितने ईयर्स पहले इन्वेंट हुआ था? ठीक है, तो 5000, ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स एगो राइटिंग का जो आर्ट है वो लोगों में आना शुरू हुआ था। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट मैन एंड चिंपांजी आर कनेक्टेड। ठीक है, तो मैन और चिंपांजी जो है ये कनेक्टेड है, हम लोग को पता क्या चलता है, हम लोग को ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, ब्रेन का कैपेसिटी होता है जो क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं। उस क्रेनियल कैपेसिटी से पता चलता है कि मैन और चिंपांजी जो है दोनों कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अपेंडिक्स साम लेग्स ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी एक ऐसा कैपेसिटी होता है, ब्रेन का कैपेसिटी, इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इससे पता लगाया गया कि मेन और चिंपांजी जो है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट एक प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांसक्रिप्शन यूजेस, ट्रांसक्रिप्शन इसमें दो ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो तुम लोग को ये थोड़ा आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, बट पता रख सकते हो कि डीएनए का एंटीसेंस करके, ठीक है, एंटीसेंस को यूज करके एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया जाता है इस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन। तो तुम लोग को सिंपली याद रखो कि एंटीसेंस ऑफ डीएनए स्टैंडर्ड को यूज करते हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाता है, जिससे एक प्रोसेस होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट पता होने से अच्छा है। ठीक है, पूछ सकता है which of the following were closer to Cro-Magnon man। तो इनमें से कौन सा चारों में से, ये इवोल्यूशन का समय का अलग अलग टाइप का जो मेंस हुआ ना, उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, नियंडरथल्स, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस तक इवोल्यूशन होते होते, जैसे ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें पहले कौन था, फिर बाद में कौन आया। ठीक है, उस तरह से अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, जैसे अभी हम लोग होमोसेपियंस थे उससे पहले का नाम सब दिया। यहाँ पे क्या पूछा, क्रॉप मैग्नोन्स मैन से कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, तो नियंदर नियांदरथल ही है। ठीक है, नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। codon 4 codon 4 अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स नॉन एज। सो इनमें से इसमें भी दो ही ऑप्शन है। तो जो तीन अमीनो एसिड में जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स होता है, सो से हम लोग कॉडन कहते हैं। पहले बात कॉडन तो कहते हैं, सही बात है। कौन सा कॉडन कहते हैं, ट्रिप्लेट, क्योंकि तीन कॉडन इसलिए ट्रिप्लेट कॉडन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू। ठीक है, डायनासोर्स कैसे एक्सटिंक्ट हुआ, तो एक मिट्योर्स आया था। मिट्योर्स मतलब एक तरह का एस्टेरॉइड ही होता है, बट मिट्योर्स थोड़ा अलग होता है। ठीक है, फर्स्ट छोटे साइज का एस्टेरॉइड को मिट्योर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मिट्योर्स का क्रैश होने की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुआ था, जहाँ तक हम लोग को पता है। ठीक है, साइंस को जहाँ तक पता है उसके अकॉर्डिंग डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, मिट्योर्स का क्रैश हुआ था अर्थ में, की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर सीन इन एस एरा। तो रेप्टाइल्स का जो फॉसिल्स है वो कौन से एरा में देखने को मिला था। तो ये सब डिफरेंट एरा का नाम है। ठीक है, मतलब अलग अलग युग बोल सकता है उस तरह से। तो यहाँ पे सिनोजोइक जो एरा था उसमें रेप्टाइल्स को पहला बार देखा गया था। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब जैसे कि स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी बेसिकली जो भी रेंगता है ना उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following evidence of evolution is associated with fossils। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, पैलियोंटोलॉजी जो होता है ये एक ऐसा बायोलॉजी का या फिर साइंस का ब्रांच है जो फॉसिल्स के साथ में डील करता है। ठीक है, तो इनमें से ये पूछा था, याद रखो। एम्ब्रायोलॉजिकल अलग है। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकल जो बच्चा होता है माँ के घर में, एम्ब्रायो की स्टडी जो करता है उसे कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं उसे, एम्ब्रायो को जो स्टडी करता है उसे। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजिकल लिख दिया बोल से, चलो जो भी है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म एसोसिएटेड फोर्सेस है, तो उसका आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजिकल। बट यहाँ पे एनाटॉमिकल का मीनिंग क्या है, किसी का स्ट्रक्चर को जानना। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देखना। ओके, तो यहाँ पे तुमको जानने के बाद क्या है, फॉसिल्स का स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, और यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे दिख रहा है, एविडेंस को क्या बोलेंगे, तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो फॉसिल्स से रिलेटेड है उसे पैलियोंटोलॉजिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following scientists proposed theory of inheritance of acquired characters। तो inheritance of acquired characters को किसने वो किया था। ठीक है, acquired characters कहने का मतलब देखो, हम लोग में दो टाइप का कैरेक्टर्स होता है, एक इननेट कैरेक्टर, ठीक है, जो जन्म के साथ आता है। ठीक है, और एक होता है एक्वायर्ड, जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के साथ जो आता है उसको इननेट बोलता है, जन्म के बाद जो आता है उसको, जन्म के बाद कहने का मतलब है जो हम लोग दुनिया से सीखेगा, ठीक है, लाइफ से सीखेगा, या फिर हम लोग नॉलेज हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट से कोई चीज़ नॉलेज लेने को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलता है, जो हम लोग दूसरों को देख कर
सीखता है, ठीक है? एक्वायर्ड करता है, सीखता है। तो उसको किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो लमार्क ने बताया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच एंजाइम इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज़ का यूज़ होता है, ये बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ओके? तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से 1-2 जो है वो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो सकता है, बट ये सब क्वेश्चन जानने से अच्छा है, ओके? ये सब क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ लिख लो, ठीक है? और ये सब तुम लोग को एग्जाम्स में आ सकते हैं, ओके? थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।